हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं और आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं संपूर्ण रीतिकाल का निचोड़। हमने रीतिकाल की वीडियो डालते हुए बहुत दिन हो गए हैं। कई सारी वीडियो मैंने एक एक टॉपिक वाइज करके डाल दी हैं, लेकिन कुछ एक बच्चे ऐसे हैं जो डिटेल से नहीं पढ़ना चाहते, लाइक या फिर इनके लिए लाइनर क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट है। मैंने सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिहाज से भी वीडियो डाल दी हैं और ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिहाज से भी मैंने वीडियोस डाल दी हैं, रचनाएं भी डाल दी हैं। केशव की काव्य दृष्टि, संवाद योजना, जो भी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी मैंने डाल दिए हैं। और जो आपके ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस टाइप के, उस टाइप की सारी वीडियो रीतिकाल की मैंने डाल दी हैं। और आज की इस वीडियो में हम लाइनर क्वेश्चंस पढ़ेंगे, यानी कि एक रेखीय प्रश्न पढ़ेंगे जिसमें बच्चों का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो आज ही हम संपूर्ण रीतिकाल का निचोड़ करने वाले हैं, जिसमें रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, काव्य धाराएं भी पढ़ेंगे। और रीतिकाल का एक भी प्रश्न आपका इससे बाहर मतलब नहीं आएगा, अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंड करके इन प्रश्नों को करते हैं तो तैयार हो जाइए और अपनी कॉपी पेन पेंसिल अपने साथ लेकर बैठिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को आप नोट करते जाइए। मेन मेन बातों को आप नोट करते जाइए। रीतिकाल के आपके नोट्स बनकर तैयार हो जाएंगे। जैसे कि अभी आपको पता है कि जो पीजीटी चंडीगढ़ का एग्ज़ाम चल रहा है, टीजीटी और पीजीटी चंडीगढ़ एग्ज़ाम डीएसएसबी का आने वाला है। और यूजीसी नेट का तो खैर अभी गया ही है, लेकिन आगे आने वाला है। जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं अभी से, टीजीटी पीजीटी एस्टेट वाले और हिंदी साहित्य जहाँ किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, सभी के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। सारे कंटेंट आपको एक ही वीडियो में मिलने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि हमने कितना पढ़ा है। तो रीतिकाल का, संपूर्ण रीतिकाल का निचोड़ पढ़ेंगे। आपको पता है कि रीतिकाल की जो, और बहुत ही फास्ट स्पीड से करेंगे, अदरवाइज वीडियो हमारी थोड़ी लेंदी हो जाएगी। जो रीतिकाल की समय सीमा है वो 1700 विक्रम संवत से लेकर 1900 विक्रम संवत तक इसकी समय सीमा मानी जाती है। फिर इसके नामकरण के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे क्योंकि डिटेल से मैं इनकी वीडियो कई सारी डाल चुकी हूँ। जिस बच्चे ने नहीं देखी है या जो भी एस्पायरेंट हमारे साथ जुड़ा हुआ है किसी भी एग्ज़ाम का, उसने वीडियो नहीं देखी है, वो वीडियो देख ले। ठीक है, और अब शुरुआत करते हैं हम। तो जो बच्चे जो हिंदी साहित्य की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे साथ आसानी से बेझिझक जुड़ सकते हैं। हिंदी साहित्य, चाहे आप यूजीसी नेट के लिए पढ़ रहे हो, चाहे एस्टेट के लिए पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप बेफिक्र होकर, बेझिझक होकर एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और बहुत ही मज़े आने वाले हैं, अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें। और ज़्यादा कुछ जानने के लिए एक बार आप हमारे एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल के विजिट कर सकते हैं। तो नामकरण, सबसे पहले रीतिकाल के एक एक प्रश्न को देखते चलेंगे। रीतिकाल की जो समय सीमा है वो 1700 से 1900 है, विक्रम संवत है। उसके बाद इसका नामकरण क्या है? अ, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को मिस्र बंधुओं ने अलंकृत काल, यानी कि आपको पता है कि मध्यकाल को दो भागों में बांटा गया है, उत्तर मध्यकाल और पूर्व मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल जो है हमारा भक्ति काल कहलाता है, और उत्तर मध्यकाल जो है हमारा रीतिकाल कहलाता है। और ये मिस्र बंधुओं ने बांटा है। प्रश्न आपके लिए यहीं पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मिस्र बंधुओं ने, जब मैंने यूजीसी नेट का पेपर दिया था ये प्रश्न आया था। मिस्र बंधुओं ने क्या कहा? अलंकृत काल कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल नाम दिया। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल, और डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल है, ये रामशंकर नहीं है, तो कला काल नाम से अभिहित किया। तो ये सारे नाम हैं। बहुत ही इसी तरीके के आपको लाइनर क्वेश्चंस मैं यहाँ लेकर आई हूँ। अब ये तो था आपके नामकरण और समय सीमा के बारे में। नेक्स्ट आता है रीति शब्द की व्याख्या, यानी कि रीति शब्द है क्या। ठीक है, संस्कृत काव्यशास्त्र के प्रमुख 5 संप्रदायों में रीति संप्रदाय भी है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे संस्कृत काव्यशास्त्र में 5 संप्रदाय हैं, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय। ठीक है, तो इस प्रकार के हमारे 5 संप्रदाय हैं, तो उन्हीं में से रीति भी एक संप्रदाय है, और जिसके प्रवर्तक आचार्य वामन माने जाते हैं। ये वामन जो है संस्कृत काव्यशास्त्र के की रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, ये हिंदी काव्यशास्त्र के नहीं हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसी टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आचार्य वामन ने विशिष्टा पद रचना रीति कहकर रीति को विशिष्ट पद रचना के रूप में
व्याख्यायित किया। यानी कि आचार्य वामन ने रीति को क्या कहा है? विशिष्ट पद रचना, यानी कि विशिष्ट पदों की रचना, विशिष्ट पद रचना के कहा है रीति को। किसने? वामन के। कि विशिष्ट पदों की रचना करना ही क्या कहलाता है? रीति कहलाता है, ऐसा वामन ने कहा है। वक्रोक्ति आचार्य कुंतक ने रीति का अर्थ क्या लिया है? अब वामन का तो विशिष्ट पद रचना बता दिया आपको, और वक्रोक्ति आचार्य कुंतक, यानी कि वक्रोक्ति का सिद्धांत किसने दिया? आचार्य कुंतक ने। बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है वीडियो, अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक जरूर करते जाएं। तो वक्रोक्तिवादी आचार्य कुंतक ने रीति का अर्थ क्या लिया है? कवि प्रस्थान हेतु, अर्थात कवि क्रम की विधि या प्रणाली माना है। किसने माना है? कुंतक ने। कुंतक ने रीति का क्या अर्थ लिया है? कवि प्रस्थान हेतु, अर्थात कवि क्रम की विधि या प्रणाली। ये किसने माना है? आचार्य कुंतक ने। आचार्य भोज ने क्या कहा है? रीति को काव्य मार्ग कहा है। और आचार्य आनंदवर्धन ने वाच्य वाचक चारुत्व हेतु, वैसे ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप पढ़ लें, जहाँ इंपॉर्टेंट आएगा मैं आपको बताती जाऊंगी, ठीक है। ये नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है। हिंदी में रीति शब्द का अर्थ विस्तार हो गया। अब हिंदी की बात कर रहे हैं। यहाँ रीति शब्द प्राय लक्षण ग्रंथों के लिए प्रयुक्त होता है, अर्थात जिन ग्रंथों में काव्य रचना संबंधी नियमों और सिद्धांतों का विवेचन किया गया उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि रीति काल के अंदर क्या लिखे गए? लक्षण ग्रंथ लिखे गए। और लक्षण ग्रंथ उन्होंने क्या किया? रीति निरूपण किया। रीति निरूपण किया। और ऋतु निरूपण का मतलब है कि काव्य रचना के से संबंधित जो नियम है उन सब का वर्णन इन्होंने अपने लक्षण ग्रंथों में किया, कि काव्य रचना के कौन कौन से नियम होने चाहिए। मतलब काव्य रचना जब हम करते हैं तो हमें काव्य दोष, काव्य गुण, रस, अलंकार, छंद, काव्य प्रयोजन सभी का ध्यान रखना पड़ता है। तो इन सभी के बारे में किसकी व्याख्या, इन सब की व्याख्या किस में की गई? लक्षण ग्रंथों में की गई। कब की गई? रीति काल में की गई। ये आपको ध्यान रखना है। चिंतामणि ने रीति को काव्य शास्त्र का स्वभाव कहा है। ठीक है, ये चिंतामणि की एक पंक्ति है, आपको याद कर लेनी है, देख लेनी है, सीधी सीधी पेपर में पूछी जाती है। देव कवि ने रीति को क्या कहा है? काव्य का द्वार कहा है। ये देव की पंक्ति है, ठीक है। काव्य रचना, देखो हर प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन प्रश्न मैं आपके लिए इतने लेकर आई हूँ कि न जाने, हमें पता थोड़ी ना है कि पेपर में कौन सा जो लाइन है वो हमारा प्रश्न बन जाएगी। तो देव ने क्या कहा है? काव्य का द्वार। कैसे याद रखेंगे? देव जो है हर चीज का द्वार खोल देते हैं। हमारे स्वभाव के कारण हमें क्या होती है? चिंता होती है। ये मैं ट्रिक के साथ आपको बताती जाऊंगी, याद करने का तरीका, क्योंकि पढ़ा तो हमने बहुत दिया है और समझा भी हमने बहुत दिया है। काव्य रचना पद्धति के अर्थ में भी रीति शब्द का अर्थ प्रयोग मिलता है। रीति सुभाषा कवित्व की वर्णत शुद्ध अनुसार ये चिंतामणि की पंक्ति है। अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति ये देव की पंक्ति है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आपको रुककर और पूरा डिटेल से बताती हुई चलूंगी। साथ साथ आपको पंक्तियां और कथन का भी पता चल जाएगा कि ये पंक्तियां किसकी हैं, तो पंक्तियां भी आप नोट डाउन करते जाइए साथ साथ। छंद रीति समझे नहीं बिनु पिंगल के ज्ञान, ये पंक्ति है सोमनाथ की। ठीक ठीक है। काव्य की रीति सीखी सुकविन को, ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है, ये भिखारी दास की है। तो मैं ये सोचती हूँ, मैंने ऐसे हिंट बना रखा था कि भिखारियों को सगुन कहाँ? सुकविन। भिखारी सुकविन नहीं हो सकते, या भिखारियों को सगुन कहाँ, मैंने तो ऐसे कर रखा था, आप भी इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। थोरे करम करम ते कही अलंकार की रीति, ये पंक्ति है दुल्हे की। आज हम यहाँ पर सारा इंपॉर्टेंट करने वाले हैं, जो कुछ भी इंपॉर्टेंट है रीति काल के अंदर, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति शब्द के व्यापक अर्थ को ग्रहण, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीति का क्या अर्थ लिया? उत्तर मध्यपाल को सर्वप्रथम रीतिकाल नाम दिया, और साथ ही ये संकेत कर दिया कि इस युग की कविता में क्या कहा? रीतिकाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने एक तो रीतिकाल नाम दिया, ठीक है, और साथ ही ये संकेत कर दिया कि इस युग की कविता में श्रृंगार और वीर, इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई। ये किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। यूजीसी नेट पीजीटी एस्टेट वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये पंक्तियां। प्रधानता किसमें रही? रीतिकाल की, श्रृंगार की रही। अतः इसे रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है।
मतलब श्रृंगार काल इसे कह सकता है, ऐसा मानना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, क्योंकि रीति काल के अंदर जो प्रधानता रही वो श्रृंगार और वीर की रही, तो श्रृंगार काल कहना उचित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अब समय सीमा क्या मानते हैं इसकी, रीति काल की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीति काल की समय सीमा विक्रम संवत 1700 से 1900 यानी कि 1643 से 1843 ईस्वी, ये कहे तो ईस्वी है, ये कहे तो विक्रम संवत है 1700 से 1900, ये आपको ध्यान रखना है। विक्रम संवत में से जब हम 57 माइनस कर देते हैं तो आपका सन निकल कर आ जाता है, इस बात का भी आपका ध्यान रखना है। ठीक है, ये इन्होंने मानी है। और जो समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दी 1700 से 1900 विक्रम संवत, ये सभी विद्वानों ने इस अवधि को स्वीकार कर लिया। और आचार्य विश्वनाथ, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य केशव को माना है। आपसे पेपर किस प्रकार से पूछते हैं कि एक तो रीतिकाल की समय सीमा क्या है, एक रीतिकाल का जो नामकरण है वो किस किसने दिया, एक रीतिकाल का प्रवर्तक किस विद्वान ने किसको माना है। अब यहाँ पर नोट डाउन कर लेना कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने तो केशव को इसका रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। ठीक है, हिंदी के प्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य केशव दास है। इस शब्द को ध्यान से देखना, सर्वांग निरूपक यानी कि सर्व अंगों का निरूपण, सर्व अंगों मतलब सभी अंगों का निरूपण किसने किया, केशव ने किया। अब सर्व अंग कौन कौन से होते हैं, वही आपका रस अलंकार छंद काव्य गुण दोष सब कुछ, ये किस में आ जाते हैं, सर्व अंग काव्य के। ठीक है, तो सर्वांग निरूपक कवि कौन है, केशव। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीति काव्य परंपरा का प्रवर्तक माना है। देखो महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताती जाती हूँ। महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, अब यहाँ से आप नोट डाउन करें, पहले जो मैंने नामकरण बताया, समय सीमा बताई, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। फिर रीति के अर्थ समझना है आपको। सबसे पहले हमने रीति काल की समय सीमा बताई 1700 से 1900 विक्रम संवत, फिर हमने इसके नामकरण पर चर्चा की। ठीक है, फिर हमने रीति के अर्थ को समझा। इस तरीके से आप बारी बारी देखेंगे। अब रीति का प्रवर्तक किस किस ने किस किस को माना है ये हम देख लेते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने तो केशव को माना है, और आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं इन्होंने चिंतामणि को रीति काव्य परंपरा का प्रवर्तक माना है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य केशवदास को ही माना है। आपको ये याद रखना है कि रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को माना है, और भागीरथ मिश्र और जो ऊपर आया था अभी यहाँ पर विश्वनाथ प्रसाद ने किसको माना है, आचार्य केशव को। इन दोनों ने केशव को माना है। अब रीतिकाल का हम विभाजन पढ़ते हैं। रीतिकाल का जो विभाजन है 3 काव्य धाराओं में किया गया, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। ठीक है, ये तीनों मैंने बहुत ही डिटेल से वीडियो के अंदर पढ़ा रखा है, जिसने भी नहीं देखी हैं वो देख लें। तो रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति मुक्त काव्य धारा और रीति सिद्ध काव्य धारा 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। ठीक है, अब ये तीनों क्या हैं देखते हैं एक एक करके। संस्कृत अलंकार शास्त्र अथवा काव्य शास्त्र के निश्चित परंपराओं में आबद्ध होकर हिंदी में काव्य रचना करने वाले कवियों को रीतिबद्ध कहा गया। यानी कि इन्होंने क्या किया, जो संस्कृत के अलंकार शास्त्र या संस्कृत अथवा काव्य शास्त्र के निश्चित परंपरा, ये संस्कृत काव्य शास्त्र का अनुसरण करते हुए और रीति से बंधे हुए लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले कवियों को रीतिबद्ध श्रेणी में स्थान दिया गया। आप ऐसे कर सकते हैं कि इन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की। रीतिबद्ध के अंदर वो कवि आते हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की। नेक्स्ट है रीतिबद्ध। उसके बाद रीतिबद्ध के अंतर्गत कौन कौन से कवि आ जाते हैं, अब यहाँ मैं समझाऊंगी नहीं, समझाने की मैंने बहुत सारी वीडियो डाल दी हैं आपको। तो ये रीतिबद्ध कवि हैं कौन कौन से, केशव, चिंतामणि, मतीराम, देव, रसलीन, ये आप सब देख लेंगे, भूषण, कुलपति मिश्र, पद्माकर, सोमनाथ, भिखारी दास, दुल्लह, गवाल, प्रताप सिंह शाही, ये सारे क्या हैं, रीतिबद्ध कवि हैं, नंबर 1। ठीक है, रीतिबद्ध कवि, ये सारे रीतिबद्ध कवि हैं। और रीतिबद्ध कवियों ने क्या किया, अब इन्होंने क्या किया, लक्षण ग्रंथ लिखे, इसलिए इनको रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में रखा गया।
रीतिबद्ध कवियों ने काव्य शास्त्र को जन भाषा द्वारा जन सामान्य तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण काम किया। यानी कि रीतिबद्ध कवियों ने क्या किया, जो काव्य शास्त्र था हमारा, उसको जन भाषा में और जनता तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण काम किया। जिन कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की किंतु रीति परंपरा का अपने काव्य में अनुसरण अवश्य किया, उन्हें रीति सिद्ध कवि कहा गया। इस श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी हैं। एक अकेले बिहारी हैं और बिहारी, इनकी रचना है बिहारी सतसई। इन्होंने एक ही रचना लिखी और ये काफी प्रसिद्ध हो गई। तो दूसरा जो है, एक हमने रीतिबद्ध पढ़ा, अब रीति सिद्ध दूसरा जो पॉइंट आता है आपका रीति सिद्ध। और रीति सिद्ध उन कवियों को कहा गया जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना तो नहीं की किंतु रीति परंपरा का अपने काव्य में अनुसरण अवश्य किया। मतलब रीति की जो परंपरा थी उसका अनुसरण किया, बट लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे। ये आ जाएंगे रीति सिद्ध। और रीति सिद्ध का आपसे कवि कहे तो वो कौन है, अकेला बिहारी। और बिहारी की अगर रचना पूछे तो सेनापति। और ये कुछ एक और कवि दे रखे हैं रीति सिद्ध, आप डालो तो इनको इनमें डाल देना। वैसे आप देखेंगे तो ये आपको एक से अन्य जगह पर भी मिल जाएंगे, इसलिए मैंने तो बिहारी ही रीति सिद्ध कवि पढ़ा था। सेनापति, बिहारी, वेनी, ये इन्होंने दे रखे हैं। अगला आता है रीति मुक्त कवि। रीति मुक्त कवि, जिन कवियों ने तत्कालीन रीति रूढ़ी के विरुद्ध आक्रोश व्यक्त करते हुए रीति बंधन को अस्वीकार कर, मतलब रीति मुक्त कवि वे कवि थे जो उन्होंने उस समय समाज में जो रीति रूढ़ियाँ जो कुछ भी चला हुआ था उन सब को नकार कर और अपने हृदय की स्वच्छंद अभिव्यक्ति को इन्होंने स्वीकार किया। मतलब इनके जो अपने स्वच्छंद अभिव्यक्ति दी अपने विचारों को इन्होंने, ठीक है, स्वच्छंद गति से अपने काव्य में प्रेम की पीर को अभिव्यक्त किया, इन्हें रीतिमुक्त कहा गया है। और इस श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ कवि घनानंद है। घनानंद के अलावा इसमें और भी कवि हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ। ये रीतिमुक्त कवि हैं, कौन कौन से हैं, घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, ठीक है। ये 5 मेन हैं, घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं, ये इसके रीति मुक्त कवि हैं सारे। रीति सिद्ध में आपको बिहारी बताया मैंने। नेक्स्ट है रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति क्या थी। रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति क्या थी, नायिका भेद और श्रृंगार रस का विवेचन। ये आपसे पूछे कि रीतिकाल, ये इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, कि रीतिकाल की महत्वपूर्ण प्रवृत्ति क्या थी, नायिका भेद और श्रृंगार रस का विवेचन। अब एक एक ये देख लेते हैं रीतिबद्ध काव्य में क्या कहा गया है उन कवियों के बारे में। तो रीतिबद्ध काव्य, विषय की दृष्टि से रीतिबद्ध कवि 4 प्रकार के हैं। सर्वांग निरूपक, विषय की दृष्टि से, ये विषय की दृष्टि से बता रही हूँ, वो दृष्टि से रीतिबद्ध कवि 4 प्रकार के हैं। सर्वांग निरूपक, रस निरूपक, अलंकार निरूपक और छंद निरूपक। चिंतामणि कृत, अब इनकी रचनाएं दे रखी हैं। चिंतामणि कृत कवि कल्पतरु, देव का शब्द रसायन, भिखारी दास का काव्य निर्णय और सोमनाथ का रस पीयूष निधि और जनराज कविता रस विनोद, ये सर्वांग निरूपक ग्रंथ हैं। आपसे प्रश्न कैसे बन सकता है कि भिखारी दास का कौन सा ग्रंथ सर्वांग निरूपक ग्रंथ है, तो कौन सा है, काव्य निर्णय। चिंतामणि का कौन सा सर्वांग निरूपक, कवि कल्पतरु। इस तरीके से आपको प्रश्न बनाने हैं। और इनमें से अधिकांश ग्रंथ मम्मट के काव्य प्रकाश तथा विश्वनाथ के साहित्य दर्पण पर आधारित है। ये आपकी ज्ञान के लिए है, वैसे ही महत्वपूर्ण नहीं है। काव्य शास्त्र की दृष्टि से केशवदास की कौन कौन सी रचनाएं उल्लेख प्रिय हैं या उल्लेखनीय है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखसिक और छंदमाला, ये रचनाएं उल्लेखनीय हैं। अब देखते हैं रसिक प्रिया में क्या है। रसिक प्रिया किसकी रचना है, आचार्य केशव की रचना है। और ये इनके रचना काल का मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है रसिक प्रिया का, ये मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ। श्रृंगार रस विवेचन है। रसिक प्रिया में 16 प्रकाश हैं। 13 प्रकाशों में श्रृंगार रस विवेचन है और 14वें प्रकाश में अन्य रसों के बारे में है और 15 में आवृत्तियों और अंतिम में काव्य दोषों पर विचार किया गया है। और श्रृंगार रस के साथ साथ नायिका भेद का भी उल्लेख है। आपसे प्रश्न में ऐसे, पेपर में ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि रसिक प्रिया के अंतर्गत कितने प्रकाश हैं, 16 प्रकाश, ठीक है। किस प्रकाश में कितने, तो बहुत डीप हो जाएगा। आप करो तो आपकी मर्जी है, आप नोट्स बना सकते हैं। मेरा काम आपको मैटर देना था, वो मैं दे रही हूँ।
फिर हमारा यहाँ पर रीतिकाल जो है आज संपूर्ण हो जाएगा। कवि प्रिया में आचार्य केशव की कवि प्रिया में क्या है? इस रचना का उद्देश्य क्या था? पाठकों को काव्य शास्त्र की शिक्षा देना। इसमें कितने प्रकाश हैं? 16 प्रकाश हैं। इस ग्रंथ में कवि शिक्षा, काव्य दोष और अलंकार निरूपण विशेष ध्यान दिया गया। कवि प्रिया में 18 काव्य दोषों का उल्लेख है। कवि प्रिया के अंदर हम काव्य दोष पढ़ते हैं ना, काव्य गुण और काव्य दोष, तो कवि प्रिया के अंदर कितने दोषों का उल्लेख है? 18 काव्य दोषों का। कवि प्रिया के अंदर कितने प्रकाश है? प्रकाश क्या होता है? जिसे कई बार हम अध्याय कह देते हैं, सर्ग कह देते हैं, तो वैसे ही इसमें क्या है? ये प्रकाश है। केशव ने भक्ति और ज्ञान काव्य की परंपरा में विज्ञान गीता, ये भी केशव की रचना है, विज्ञान गीता। विज्ञान गीता के अंतर्गत क्या है? वीर गाथा वर्णन की परंपरा में, ये तो ज्ञान काव्य की परंपरा में तो इन्होंने क्या लिखा? भक्ति और ज्ञान का वर्णन है विज्ञान गीता के अंतर्गत। और वीर गाथा का वर्णन किस में है? वीर सिंह देव चरित्र के अंतर्गत। और जागीर जस चंद्रिका तथा प्रबंध काव्य परंपरा में क्या है? रामचंद्रिका। रामचंद्रिका इनकी इंपॉर्टेंट है। इसको छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है और ये महाकाव्य भी है। ठीक है। चिंतामणि कृत कवि कल्पतरु में 8 प्रकरण हैं। कितने प्रकरण हैं? 8 प्रकरण हैं, जिनमें काव्य भेद, काव्य लक्षण, काव्य स्वरूप, गुण, अलंकार, दोष आदि पर विचार किया गया है। ये इन्हीं की रचनाएं हैं। एक एक रचना के बारे में बता चुकी हूँ आपको। कवि कल्पतरु में लक्षण प्राय दोहा सोठा छंद में है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरीके से आप लाइनर प्रश्न बना सकते हैं, एक रेखीय प्रश्न, कि कवि कल्पतरु में लक्षण, कवि कल्पतरु में दोहा सोठा छंद है। इस तरीके से सीधा सीधा नेक्स्ट पॉइंट आप बनाएंगे। ठीक है। और चिंतामणि कृत रस विलास में रस विवेचन है नंबर 2। ऐसे बना लो आप एक एक लाइन का। चिंतामणि ने प्राय मम्मट का अनुसरण किया है। ठीक है। और नेक्स्ट है विश्व चिंतामणि कृत, ये चिंतामणि की रचनाओं के बारे में ही चल रहा है सारा। चिंतामणि कृत छंद विचार में प्राकृत पैंगलम के आधार पर छंद शास्त्र के, ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। चिंतामणि में क्या है? चिंतामणि कृत श्रृंगार मजरी। देखो चिंतामणि की रचनाओं के बारे में बता रहा है अब सारा। ये छंद विचार में क्या है, ये आप यहाँ से लिख लेंगे। चिंतामणि की श्रृंगार मंजरी में क्या है? नायिका भेद का सुंदर और विशद ग्रंथ है। ठीक है। इसमें सूक्ष्म विवेचन की प्रधानता है। और नेक्स्ट कुलपति, ये भी एक अगला कवि है। कुलपति मिश्र कृत, ये किसकी रचना है? कुलपति की रचना कौन सी है? रस रहस्य। ठीक है। चिंतामणि कृत कवि कुल कल्पतरु के समान सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। यानी कि आपसे प्रश्न पूछे कि कुलपति मिश्र का ये रस रहस्य इंपॉर्टेंट है और ये क्या है? सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। ये इतना बस आपको याद रखना है। सर्वांग निरूपक के अंतर्गत क्या क्या आ जाते हैं? ये 8 वृत्तांतों में विभक्त है। कुलपति मिश्र का जो रस रहस्य है ये 8 वृत्तांतों में विभक्त है। 8 वृत्तांत कौन से हैं? काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य भेद, शब्द शक्ति, ध्वनि, गुण, दोष और अलंकार। यही मैंने आपको बताए थे सारे काव्य। कुलपति मिश्र ये आप देख लेना। अब चलता है कवि देव के बारे में। कवि देव के बारे में प्रश्न लगभग एक पूछा जाता है। कविवर देव का पूरा नाम क्या था? देवदत्त। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नायिका भेद की प्रौढ़तम रचना करने वाले आचार्य कवियों में देव सर्वोपरि हैं। देव कवि ने काव्यांगों के वर्गीकरण और विवेचन में मौलिकता का परिचय दिया। देखो वैसे इन पर रीतिकाल के जितने भी आचार्य कवि हैं उन पर यह आरोप लगाया जाता है कि इन्होंने किसी भी मौलिक सिद्धांत की रचना नहीं की, लेकिन ऐसे सारे कवि नहीं है। कवि देव ने क्या की? अपना मौलिकता का परिचय दिया। इन्होंने संचारी भावों की संख्या 34 मानी है। ठीक है। संचारी भाव हमने पढ़े ना, भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। संचारी भावों की संख्या वैसे हम कितनी मानते हैं? 33 मानते हैं। स्थायी भाव कितने हैं हमारे? स्थायी भावों की संख्या वैसे हम स्थायी भाव हमारे रसों की संख्या जो मानते हैं ना 8। भरत मुनि ने जैसे रसों की संख्या 8, और रसों के अंदर क्या होते हैं? हमारे स्थायी भाव होते हैं जो 9 होते हैं। ठीक है। तो रसों की संख्या भरत मुनि ने 8 मानी है, शांत रस को उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। तो देव कवि ने काव्यांगों का जो वर्गीकरण किया इसमें संचारी भाव 34 मान्य है। और नेक्स्ट प्रश्न है देव की सर्वश्रेष्ठ कृति कौन सी है? भाव विलास है। इसमें भाव में क्या है? नायिका भेद और अलंकारों का वर्णन किया गया है।
ठीक है, इसको याद रख सकते हैं कि अलंकारों के बिना नायिका कोई भाव नहीं देती। ठीक। देवकृत शब्द रसायन, ये इंपॉर्टेंट रचना है। यूजीसी नेट, पीजीटी, टीजीटी, एस्टेट जरूर पूछी जाती है। काव्य रसायन में ध्वनि के काव्य रस, गुण, अलंकार, छंद विवेचन, इन सब का क्या किया गया है, इसमें विवेचन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, अब देव के बारे में पढ़ रहे हैं, इसमें सभी कवियों के बारे में बारी बारी आ जाएगा, एक एक करके हम देखते रहेंगे। आप अपने नोट्स बनाते जाएं, पूरा रीतिकाल हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे। देवकृत, देव की एक रचना और है जाति विलास, इसकी कई सारी है, भाव विलास, जाति विलास, भवानी विलास, रस विलास, ठीक है, में अनेक प्रांतों और जातियों की स्त्रियों का सौंदर्य वर्णन किया गया है। देवकृत राग रत्नाकर संगीत विषयक लक्षण ग्रंथ है। आप इनको चलते जाइए और नोट्स बनाते जाइए। प्रेम चंद्रिका के में विषय वासना के तिरस्कार, प्रेम महात्म्य और उसके विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया है। मैंने आपको बताया था ना कि आपने नोट्स बना लिए होंगे, मैंने कवि भी बताए थे आपको, और कवियों की क्या बताई थी, रचनाएं बताई थी। अब जैसे आपने केशव की रचनाएं लिखी होंगी कि रसिक प्रिया, केशव हेडिंग डाल के रसिक प्रिया, कवि प्रिया, राम प्रिया, तो इसके सामने आप लिख लो कि रसिक में किस किस का अलंकार है, मान लो छंद का है, अलंकार का है, जो भी है, फिर इसके सामने लिखो। ऐसे आप अपने नोट्स बना लो तो और भी आसान हो जाएगा। देवकृत, देव शतक, देव शतक किस प्रकार का है, आध्यात्मिक ग्रंथ है। देवचरित किस प्रकार का है, कृष्ण के जीवन से संबंधित है, इसके नाम से ही पता चल रहा है। और देव कवि का देव माया प्रपंच संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक का पद्यबद्ध अनुवाद है। इंपॉर्टेंट है कि देव ने क्या किया, प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद देव की कौन सी रचना है, तो देव माया प्रपंच, ये आपको याद रखनी है। अलंकार निरूपण में देव ने केशव को अपना आदर्श माना है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट रचना है भिखारी दास की रस सारांश। तो रस सारांश जैसे नाम से ही पता चल रहा है, तो रस का विवेचन किया है, रस विवेचन संबंधी ग्रंथ है, और नायक नायिका भेद का भी निरूपण किया है। अब भिखारी दास का काव्य निर्णय सर्वांग निरूपक काव्य है। आप इनसे कंफ्यूज मत हो ना, सर्वांग निरूपक मैं बता चुकी हूँ, सर्वांग निरूपक में क्या क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ दिया हुआ है, इसमें काव्य प्रयोजन, काव्य कारण, अलंकार, रस, भाव, ध्वनि, गुणीभूत, व्यंग्य, ये सब काव्य के अंग होते हैं, और इन सब का भिखारी ने क्या किया, अपने काव्य निर्णय में इनका विवेचन किया, तो इन्हें सर्वांग निरूपक काव्य कह दिया। ठीक है, आप आसानी से समझ गए होंगे। भिखारी दास की एक और रचना है छंदो वर्ण, छंदोड़ वर्ण, छंदोड़, छंदड़, सॉरी क्या है, छंद वर्ण पिंगल। ठीक है, छंदोर अणव ऐसे बोलेंगे, ये अण से पहले र बोला जाएगा, पिंगल है ये। 15 तरंगों में मात्रिक और वार्णिक छंदों का परिचय दिया गया है, इससे पूर्व हिंदी में इतने विस्तार से छंदों का विवेचन नहीं हुआ। ग्वाल कवि, ग्वाल कवि की एक दो कवि रचनाएं हैं जो महत्वपूर्ण है। साहित्यानंद सर्वप्रथम ग्रंथ है इनका, 2443 छंदों की विशालकाय रचना है, इसमें इन सब चीजों का वर्णन किया गया है। ठीक है, रीतिकाल में काव्यांग निरूपण के अंतर्गत सर्वाधिक ग्रंथ रस विवेचन संबंधी है। रीतिकाल के अंतर्गत काव्यांग निरूपण के अंतर्गत, काव्यांगा के निरूपण के अंतर्गत सबसे अधिक जो ग्रंथ लिखे गए वो रस विवेचन से संबंधित लिखे गए। अब आप पता नहीं काव्यांग का मतलब समझ भी रहे हैं या नहीं, मैं तो कोई 50 बार ये बात बता चुकी हूँ। सैयद गुलाम नबी, किसका नाम है ये, रसलीन का पूरा नाम है, ये पूछ लेते हैं पेपर में। कृत, ये रसलीन की कौन सी रचना है, अंग दर्पण, अंग दर्पण में किसका वर्णन है, नक्सिक का वर्णन है। और अमीय हलाहल रस भरे, ये मैंने याद की थी, और ये पंक्ति मेरे पेपर में काम भी आई थी जब मैंने एस्टेट या नेट का एग्जाम दिया था। रसलीन रस हलाहल से भरा हुआ है, ऐसे याद रखना, अमीय रस हलाहल। ठीक है, ऐसे आप हिंट बनाकर छोड़ दें। रसलीन का एक महत्वपूर्ण और ग्रंथ है रस प्रबोध, और इसमें कितने दोहा छंदों में, 1117 दोहा छंदों में, रसों के अतिरिक्त 8 सात्विक भाव और 33 संचारी भाव और नायक नायिका भेद आदि का विवेचन किया गया है।
रसलेन का दोहा छंद पर अद्भुत अधिकार था। तो रसलेन का प्रिय छंद कौन सा था? दोहा छंद। उनमें जो समाहार शक्ति, भाषा की कसावट और व्यंजना शक्ति मिलती है, वह बिहारी को छोड़कर किसी अन्य कवि में नहीं मिलती। मतीराम की आती है। अब मतीराम की रचनाएं भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतीराम कृत ललित ललाम, मतीराम की रचना है ये। इसमें अलंकार संबंधी ग्रंथ है ये। ललित ललाम में किसका विवेचन है? अलंकार का। और रस राज में किसका विवेचन है? श्रृंगार रस और नायिका भेद का निरूपण किया गया है। दोनों ही रचना मतीराम की हैं। केशव दास ने अलंकार को काव्य का प्राण माना है। भूषण बिनु ने विराजई, ये कविता किसकी, ये पंक्ति किसकी है? केशव दास की है। पेपर में खूब पूछी जाती है। महाराजा जसवंत की कृत भाषा भूषण, जसवंत की कौन सी रचना? भाषा भूषण। ये ध्यान रखना, आपको पूछी जाती है। इसमें किसका वर्णन किया गया है? अलंकार विवेचन है। कितने छंद हैं? 212 छंद हैं। प्रारंभ में 10, बस ये इतना ही कर लो तो बहुत है। भूषण का वास्तविक नाम क्या था? घनश्याम। इसके काव्य में कौन कौन से हैं? देखो, ओज गुण और वीर रस की प्रधानता है। रीति काल में एक ये ऐसा कवि है भूषण, जिसने ओजपरक और वीर रस से परिपूर्ण रचनाएं की हैं। भूषण रीतिकालीन राष्ट्रीय कवि है। ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण बन सकता है। रीतिकालीन राष्ट्रीय कवि की संज्ञा किसको दी गई है? भूषण को दी गई है। भूषण कृत शिवराज भूषण, ये भी भूषण की रचना है। अलंकार निरूपक ग्रंथ है और 105 अलंकारों के लक्षण उदाहरण दिए गए हैं। शिवराज भूषण की भूमिका में, शिवराज भूषण में की शुरू में क्या क्या? गणेश वंदना है, फिर शक्ति और सूर्य की वंदना है, फिर भवानी स्तुति में शिवाजी के लिए विजय का वरदान मांगा गया है। ये शिवराज भूषण की बात बताई है। शिवराज भूषण में क्या है? पहले दोहों में अलंकारों के लक्षण, फिर कविता, सवैया, छप्पे, दोहे में अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। ये छंद के बारे में बता रखा है। तो नेक्स्ट आप नोट्स बना लें अपने ये। और नेक्स्ट है पद्माकर। मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए चल रही हूँ कि मैंने रीतिकाल की कम से कम 7-8 वीडियो बनाकर डाल दी हैं और ये सारी बातें मैं उन वीडियो में समझा चुकी हूँ, जहाँ पर मैंने काव्य दृष्टि पढ़ाई केशव की और जब रचनाएं पढ़ाई थी और रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त कवि वो वर्गीकरण पढ़ाया था, तब ये सारी बातें मैं बता चुकी हूँ। पद्माकर क्या था? पद्माकर रीति काव्य परंपरा के अंतिम चरण के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि हैं। इन्हें कविराज शिरोमणि की उपाधि दी गई। ये ध्यान रखना है, आपको नोट डाउन कर लेना है। और पद्माकर ने भक्ति, श्रृंगार और वीर रस में काव्य रचना की। पद्माकर कृत जगत दिनोद इंपोर्टेंट रचना है, महत्वपूर्ण रचना है, को श्रृंगार रस का सार ग्रंथ कहते हैं। कि पद्माकर की कौन सी रचना को श्रृंगार रस का सार ग्रंथ कहते हैं? तो आंसर होगा जगत दिनोद। और पद्माकर कृत हिम्मत बहादुर विरुदावली वीर रस प्रधान ग्रंथ है। ठीक है, ये आपके नाम से ही पता चल रहा है। और पद्माकर की एक और रचना है पद्माभरण, तो ये एक अलंकार ग्रंथ है। और पद्माकर का राम रसायन और प्रबोध पचासा, तो राम रसायन दोहा चौपाई छंद में है और प्रबोध पचासा भक्ति और वैराग्य से संबंधित ग्रंथ है। और पद्माकर ने, ये तो हितोपदेश, ये रहने दो, इम्पोर्टेंट नहीं है इतनी। अभी हम रीतिबद्ध कवि पढ़ रहे थे, सारी रीतिबद्ध कवियों का सारा सब कुछ मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। दुल्हा आ जाता है अब। दुल्हा करत, ये महत्वपूर्ण रचना है, कवि कुल कंठावरण है। याद रखना है दुल्हा की कौन सी रचना है? कवि कुल कंठावरण। इसमें किसका निरूपण है? अलंकार का। कितने छंद हैं? 81 छंद है। 81 छंदों में संक्षेप में अलंकारों का विवेचन और वर्गीकरण है। रीतिकालीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद कौन सा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, नोट डाउन कर लें आप इसे। तो ये प्रिय छंद कौन सा था? सवैया था। नेक्स्ट है मतीराम कृत व्रत कौमुदी के अन्य नाम कौन कौन से हैं? व्रत कौमुदी को क्या क्या कहते हैं? छंदसार। कहीं आपके पेपर में छंदसार आ जाए कि किसकी रचना है, तो ये भी मतीराम की है। छंदसार संग्रह कहे तो भी मतीराम की है और व्रत कौमुदी कहे तो भी मतीराम की है। एक ही रचना के ये नाम है। अब हम पढ़ते हैं रीति सिद्ध काव्य, और रीति सिद्ध काव्य के अंतर्गत आपका आ जाएगा बिहारी। ठीक है, रीति सिद्ध कवियों ने हाल करत गाथा सप्तशती, खूब पूछा जाता है यूजीसी नेट में। गाथा सप्तशती किसकी रचना है? हाल कवि की। ठीक है, गोवर्धन कृत आर्य सप्तशती और अमरूक कृत अमरूक शतक से प्रेरणा ली थी। किसने ली थी? रीति सिद्ध कवियों ने।
रीति सिद्ध कवियों ने किस किस से प्रेरित थे ये? एक तो गाथा सप्तशती यानी कि हाल कवि, एक गोवर्धन कवि और एक दूसरा अमरुक द्वारा। और ये इनकी रचनाएं। बिहारी सतसई में इन ग्रंथों की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। कौन से ग्रंथों की? ये आर्या सप्तशती, अमरूक शतक और गाथा सप्तशती, इन तीनों की जो झलक है वो बिहारी की सतसई पर दिखाई देती है। हिंदी में सतसई परंपरा की प्रथम कृति कौन सी है? देखो बहुत सारी सतसई लिखी गई हैं। ये तो बिहारी की सतसई है, श्रीमती राम की सतसई भी है। तो बिहारी में सतसई परंपरा की जो प्रथम कृति है वो कृपाराम कृत हित तरंगणी है। हिंदी में पहली सतसई आपसे पूछे तो ये कृपाराम कृत हित तरंगणी है। ठीक है, सतसई परंपरा की पहली रचना है ये। बिहारी सतसई में क्या है? श्रृंगार रस का अमर ग्रंथ है। भाव, भाषा, अलंकार और नायिका भेद की दृष्टि से एक अत्यंत प्रौढ़ कृति है। देखो बिहारी सतसई के बारे में सारी बातें याद कर लेना। रामचरितमानस को छोड़कर सर्वाधिक टीकाएं किस पर लिखी गई? तो ये बिहारी सतसई पर लिखी गई, लेकिन रामचरितमानस से ज्यादा नहीं लिखी गई। ये प्रश्न पूछे जाते हैं। लल्लू लाल ने बिहारी सतसई पर कौन सी टीका लिखी? तो लाल चंद्रिका लिखी। बिहारी सतसई पर सबसे प्रामाणिक टीका किसने लिखी? बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखी और उसका नाम क्या था? बिहारी रत्नाकर। तो बिहारी रत्नाकर किसकी रचना है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की। और ये किसके ऊपर लिखी गई है? बिहारी सतसई पर क्या लिखी गई है? एक टीका है। ये आपको याद रखना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बिहारी के कुछ दोहों पर कुंडलियां लिखकर अपनी सहृदयता का परिचय दिया था। मुंशी देवी प्रसाद, ये छोड़ो। बिहारी सतसई के प्रथम टीकाकार कौन है? इंपॉर्टेंट है ये। अब आप ये जो प्रश्न यहाँ पढ़ रहे हैं, चाहे आप कोई भी बुक खोल लें, चाहे आप किसी भी टीचर से पढ़ लें, प्रश्न आपको यही मिलेंगे। कोई आगे मिल जाएंगे, कोई पीछे मिल जाएंगे। बिहारी सतसई के यानी कि बिहारी की जो रचना थी कौन सी थी? रीति सिद्ध कवि थे और इनकी एक ही रचना थी बिहारी सतसई। और बिहारी सतसई पर जो पहली टीका थी वो किसने लिखी थी? कृष्ण छवि है। इन्होंने बिहारी के प्रत्येक दोहे पर सवैया छंद लिखा है। ठीक है। बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई किसने लिखी? फारसी में। टीका आनंदी लाल शर्मा जोशी ने लिखी। आपको ध्यान रखना है। बिहारी की ऊहात्मक उक्तियों पर फारसी कविता का प्रभाव है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इस पर लिख सकती हैं। बिहारी सतसई क्या है? एक मुक्तक काव्य है। मुक्तक काव्य क्या होता है आपको बता ही देती हूँ। 3 प्रकार के काव्य होते हैं: दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य और आपका एक मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य कौन सा होता है कि इसके अंदर क्या होते हैं? दोहे होते हैं और हर एक दोहे में एक बात कही जाती है और एक ही छंद में बात कही जाती है। अगले दोहे में अगला छंद और अगली बात कही जाती है, तो इसे मुक्तक काव्य कहते हैं। ठीक है, मुक्तक काव्य। और बिहारी सतसई मुक्तक काव्य है। दोहों की संख्या कितनी है इसमें? 713 है। एक बार पेपर में पूछी गई थी। इसमें 600 दोहे श्रृंगारिक के हैं और शेष जो दोहे हैं वो भक्ति, नीति और प्रशस्ति परक हैं। राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी की तुलना किससे की है? पीयूष वर्दी मेघ से की है। ये आपके प्रश्न है। और नेक्स्ट है, ये हमने कर लिया। नेक्स्ट है, कितने और रह जाते हैं? अभी कई सारे हैं। दो ही पेज हो रहा है, थोड़ा सा जल्दी करते हैं। ये थोड़ी वही फोटो थोड़ी सी लाइट आ गई है इसमें, आप इसके लिए थोड़ा माफ़ करेगा। लेकिन आपको नोट्स बनाने, आप अपने नोट्स इसमें से बना लेना। आलमकृत श्याम सने, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। आलम केली, आलमकृत, आलम की एक ही रचना है, आलम केली। आलम केली, घनानन बोधा, आलम और ठाकुर, ये रीति मुक्त कवि हैं ये सारे। तो आलमकृत, इनकी रचना कौन सी है? आलम के लिए। किस प्रकार का काव्य है? मुक्तक काव्य है। जिसमें किसका वर्णन किया गया है आलम केली के अंतर्गत? जिसमें नवोडा, प्रौढ़ा, मानिनी, खंडिता आदि विभिन्न प्रकार की नायिकाओं की विभिन्न स्थितियों के मनोरम चित्रण के अतिरिक्त कृष्ण और गोपियों के प्रेम का भी वर्णन मिलता है। ये आपको याद रखना है। आलम केली में आलम शेख, ये छोड़ो,
घनानंद को रस का साक्षात अवतार माना गया है। इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, घनानंद कवि इम्पोर्टेंट है। घनानंद के बहुसंख्यक छंद हैं जो सुजान कवि की प्रेसी, कवि की प्रेसी का नाम था, घनानंद की प्रेसी का नाम था सुजान। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के दरबार की नृत्य थी ये, को संबोधित करके लिखे गए हैं। मतलब घनानंद ने जो अपने छंद लिखे हैं बहुसंख्यक, यानी कि अधिकतर जो छंद हैं वो इनकी जो प्रेसी थी सुजान, इसको संबोधित करके लिखे गए हैं, जो कि मोहम्मद शाह के दरबार की एक क्या थी, नृत्य थी। घनानंद कृत सुजान हित में सुजान के प्रति 500 से ऊपर कवित सवैये पाए जाते हैं। ब्रज भाषा के प्रेमियों में सुजान हित सुजान सागर के नाम से प्रसिद्ध है, ब्रज भाषा के प्रेमियों में, ठीक है। और ये कोई खास वो नहीं है, घनानंद की बात आएगी जब मैं बताऊंगी आपको। घनानंद सवैयों की रचना कभी कभी समस्या पूर्ति के ढंग पर भी करते थे। सुजान हित में कवि कई सवैयों के अंत में, घनानंद सच्चे प्रेमी कवि हैं। उनका काव्य उनकी प्रेम की अभिव्यक्ति है, लेकिन इनका प्रेम उभय पक्षीय नहीं है, मतलब एक तरफा है, वो दोनों पक्षीय नहीं है। और घनानंद की ये देखते हैं पदावली में, घनानंद की रचना है पदावली में 1000 से अधिक पद पाए जाते हैं। कृष्ण लीलाओं में उन्होंने उन्हीं विषयों को चुना है जिन्हें सूरदास, परमानंद दास आदि अष्टछाप के कवियों ने अपनाया था। पदावली पदावली किसकी रचना है, घनानंद की रचना है, ये याद रखना है। पदावली के बहुत से पद विनय से संबंधित हैं, जिनमें श्री कृष्ण की उपासना का विधान है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, घनानंद को देखो ऐसा कहा जाता है कि संगीत का अच्छा ज्ञान था, अतः उनके पद राग रागनियों भैरव, रामकली, गंधार, केदार, सोठ आदि से आबद्ध हैं। घनानंद कृत कृष्ण कौमुदी में कृष्ण की लीलाओं का, अच्छा यमुना यश, ये इंपॉर्टेंट है, यमुना का महात्म्य का वर्णन किया गया है, ये भी घनानंद की रचना है, यमुना यश। घनानंद की एक और है, घनानंद कृत प्रेम पत्रिका में कृष्ण के नाम पत्र लिखकर उन्हें ब्रजवासियों की ओर से अनेक प्रकार के उल्हाने दिए गए हैं। घनानंद का सरस बसंत छोटा सा ग्रंथ है, इसे एक लंबी कविता भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है, घनानंद अब बोधा, फिर आलम और ठाकुर, और ये सभी जो कवि हैं आ जाएंगे। घनानंद की एक और कविता है, रचना है इश्क लता और वियोग बेली में फारसी छंदों का सफल प्रयोग किया गया है। घनानंद की रचनाओं का प्रथम संग्रह को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सुंदरी तिलक में प्रकाशित कराया था। इसके उपरांत सुजान शतक नाम से इसके, ये छोड़ो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और बोधा का वास्तविक नाम क्या था, बोधा का वास्तविक नाम बुद्धिसेन था। पन्ना नरेश इन्हें बोधा नाम से पुकारते थे, बाद में यही नाम इनका प्रचलित हो गया। बोधा की प्रमुख रचना कौन सी है, विरह वारिश। विरह वारिश माधवा नल काम कंदला मूलतः भारतीय प्रेमाखान काव्य की परंपरा के अंतर्गत आता है। इसमें माधवा नल और कामकंदला की प्राचीन लोक कथा के साथ परोक्ष रूप से कवि ने स्वयं अपने जीवन गाथा सुनाने की, मतलब इनके माध्यम से कवि ने प्रत्यक्ष नहीं बल्कि परोक्ष रूप से अपनी ही जीवन गाथा सुनाने की चेष्टा की है। किसने, बोधा ने, किस में, विरह वारिस में, ठीक है। इस कथा प्रसंग में बोधा अपनी प्रेसी सुभान, देखो बोधान, ये सारी इनकी प्रेसी थी, उसकी घनानंद की सुजान थी और बोधा की कौन सी थी, सुभान, को कभी नहीं भूल पाए। और कथा के बीच बीच में सुन सुभान अब कथा सुहाई अथवा सुन सुभान, ये इश्क मजाजी से सुभान को स्मरण करते चलते हैं। अब आपको एक बात ध्यान रखना है कि कोई आपसे पेपर में पंक्ति पूछी जाए और उसमें सुभान आए, तो अगर आपको पंक्ति का नहीं भी पता है तो आप बोधा टिक कर सकते हैं, ठीक है। बोधाकृत बिहारी भी, देखो ये बता रहे विरही सुभान दंपति विलास इश्क नामा कवित सवैया दोहा बरवे आदि छंदों में रचित संग्रह है। आगे आ जाता है, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने हरिश्चंद्र, गंगा अवतरण, उद्धव शतक में प्राचीन आख्यानों को लेकर ब्रजभाषा काव्य को समृद्ध किया और रत्नाकर को ब्रजभाषा का आधुनिक काल में अंतिम बड़ा कवि माना जाता है। तो आधुनिक काल में अंतिम बड़ा कवि, ठीक है,
सत्यनारायण कवि रत्न ने, ये नहीं है इसके। तो ये था हमारा संपूर्ण रीतिकाल। मैंने सारा यहाँ बता दिया है एक एक करके, और जो इससे भी डीप पढ़ना चाहता है, उनको लगता है कि मेरा यहाँ से प्रश्न ना छूटे, तो वो अपना यहाँ से और कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको सारे बता दिए हैं, और शुरुआत की थी हमने यहीं से, ठीक है। एक एक बताया खूब अच्छे से। आप अपने कॉपी पेन खोलिए और अपने नोट्स बना लेना, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। संपूर्ण रीतिकाल। आपका एक ही वीडियो में संपूर्ण रीतिकाल का निचोड़, संपूर्ण, मैं लिख देती हूँ, रीतिकाल का निचोड़। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।